फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे 12th क्लास की, और लास्ट क्लास में हमने बीजांड की संरचना और उसके प्रकारों का अध्ययन किया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा कि बीजांड की संरचना में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो बीजांड होता है वो कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर स्थित होता है। और अंडाशय किसका पार्ट है, मादा जननांग का यानी जायांग का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। अब हमने इसमें पढ़ा था कि जो बीजांड होता है उसके अंदर क्या होता है, क्या क्या संरचनाएं होती है। तो सबसे बाहर की ओर जो है अध्यावरण होते हैं, दो अध्यावरण होते हैं, बाहर और अंदर की ओर अध्यावरण होते हैं। जहां अध्यावरण नहीं होता है वहां पर क्या होता है, बीजांड द्वार होता है। और इसके विपरीत सिरे पर क्या होता है, निभाग होता है, निभाग। इस बीजांड जो है, बीजांड के अंदर क्या होता है, बीजांड काय होता है, जो किसका बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। और इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश होता है। आज हमें मुख्यतः किसके बारे में पढ़ना है, इसी भ्रूण कोश के बारे में पढ़ना है, भ्रूण कोश के बारे में, कि भ्रूण कोश कैसी संरचना है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या है, या गुरु बीजाणु जनन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, जो गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु बीजाणु जनन, इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम। तो देखिए, गुरु बीजाणु जनन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा किसका निर्माण, गुरु बीजाणु का निर्माण, गुरु बीजाणु का निर्माण, गुरु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब बात करते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या है और गुरु बीजाणु क्या है। तो देखिए कि लास्ट क्लास में हमने जो बीजांड की संरचना पढ़ी थी, अभी हमने उसका रिवाइज भी किया है। तो हमने देखा था कि जो बीजांड होता है उसके अंदर क्या होता है, बीजांड काय होता है, बीजांड काय जो कि बीजांड का अधिकतम भाग घेरता है। और ये किसका बना होता है, तो बीजांड काय जो होता है वो किसका बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का। बीजांड काय जो है वो किसका बना होता है, मृदुतकीय कोशिकाओं का, मृदुतकीय कोशिकाओं का। और ये मृदुतकीय कोशिकाएं किस फॉर्म में होती है, एन के फॉर्म में होती है, अगुणित होती है। और हमने ये देखा जो बीजांड काय है वो बीजांड का अधिकतम भाग घेरे रहता है। अब देखिए कि जो बीजांड काय है उसकी अधस त्वचा जो होती है, बीजांड काय की जो अधस त्वचा होती है उसकी कोई भी एक कोशिका क्या करेगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। क्या करेगी, कोई भी एक कोशिका जो है वो आकार में कैसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी। और इसका जो केंद्रक द्रव्य जो होगा, केंद्रक द्रव्य जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। हमने क्या बात की, बीजांड काय की अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, इसका केंद्रक द्रव्य सघन हो जाता है। और इसका केंद्रक कैसा होता है, तो इसका केंद्रक स्पष्ट प्रकार का होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस कोशिका को हम कहते हैं प्रपस्सु कोशिका। क्या कहेंगे, प्रपस्सु कोशिका। क्या कहेंगे हम इसे, प्रपस्सु कोशिका। यानी कि बीजांड काय की कोई भी अधस त्वचा की कोई भी एक कोशिका प्रपस्सु आरंभक कोशिका का कार्य करती है। अब देखिए, ये जो प्रपस्सु कोशिका है, ये जो प्रपस्सु कोशिका है इसमें फिर से विभाजन होता है। प्रपस्सु कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे दो कोशिका का निर्माण होगा। एक होती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। क्या होती है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। और दूसरी होती है बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। एक होती है प्राथमिक वित्तीय कोशिका और एक है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब देखिए, जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है इसके विभाजन से या ये आगे जाकर किसका निर्माण करेगी, तो ये भित्ति का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, भित्ति। किसकी भित्ति का निर्माण करेगी, भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण करेगी। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ही है ये आगे जाकर किस रूप में कार्य करती है, तो ये आगे जाकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती है।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में ये कार्य करती है। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका क्या करेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करेगी। और प्राथमिक वित्तीय कोशिका क्या करेगी? भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण करेगी। अब देखिए जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए जो गुरु बीजाणु होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब ये जो गुरु बीजाणु है वो किस रूप में होंगे? ये चतुष्क के रूप में होते हैं। गुरु बीजाणु कैसे होते हैं? तो ये चतुष्क के रूप में होते हैं। 4 होंगे एक साथ, 4 जो है वो एक साथ जुड़े रहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? चतुष्क कहेंगे। और किस फॉर्म में ये स्थित होते हैं, किस रूप में स्थित होते हैं? तो ये हम ये कहेंगे किस क्रम में ये स्थित होते हैं? तो ये रेखिक क्रम में स्थित होते हैं। कैसे होंगे? रेखिक क्रम में स्थित होंगे। जो गुरु बीजाणु है वो 4 होंगे, यानी ये कैसे होंगे? चतुष्क के रूप में होंगे। कितने होंगे? चतुष्क के रूप में 4 होंगे। और किस क्रम में होते हैं? रेखिक क्रम में होते हैं। एक के ऊपर एक स्थित होते हैं। हमने लघु बीजाणु जब पढ़ा था तब हमने उसके प्रकार के बारे में प्रकार पढ़े थे, तब हमने ये भी देखा था कि वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें हमने एक रेखिक क्रम भी पढ़ा था। और रेखिक क्रम में किस तरह से वो स्थित होते हैं? तो एक के ऊपर एक स्थित होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो गुरु बीजाणु है जो कि निभाग की ओर रहता है, अभी हमने बात की निभाग क्या होता है। जो निभाग की ओर जो गुरु बीजाणु होता है वो कैसा होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। कैसा होता है? सक्रिय गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु। और ये गुरु बीजाणु क्या करता है? सक्रिय गुरु बीजाणु होता है। और ये क्या करता है? ये जो तीनों गुरु बीजाणु है, तीनों जो बचे हुए गुरु बीजाणु हैं, इनका क्या करता है? पोषण कर लेता है, यानी इनको नष्ट कर देता है। इनको पोषण करके इनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ये तीनों तो गुरु बीजाणु हो जाएंगे नष्ट, और बचेगा क्या? एक गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर रहता है। और इस गुरु बीजाणु को क्या कहा जाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सक्रिय गुरु बीजाणु कहा जाएगा। यही सक्रिय गुरु बीजाणु किसका निर्माण करेगा? यही सक्रिय गुरु बीजाणु जो है वो भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ये सक्रिय गुरु बीजाणु भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। और इसी भ्रूण कोश को क्या कहा जाता है? इसी भ्रूण कोश को कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है? मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। आगे बात समझ में कि सक्रिय गुरु बीजाणु जो होगा वो निभाग की ओर होगा। और ये क्या करेगा? ये तीनों गुरु बीजाणुओं को पोषण कर लेगा इनका, और इनको क्या करेगा? नष्ट कर देगा। तो तीनों गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे, सिर्फ एक गुरु बीजाणु बचेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय गुरु बीजाणु कहेंगे। और इसी सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और इसी मादा युग्मकोद्भिद को क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद है या जिसे हम भ्रूण कोश कहते हैं, उसकी संरचना जो है वो किस प्रकार उसका निर्माण होता है। तो हमने बात की कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है वही आगे जाकर किसका निर्माण करता है? मादा युग्मकोद्भिद, या जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सक्रिय गुरु बीजाणु को सक्रिय गुरु बीजाणु को हम क्या कह सकते हैं? सक्रिय गुरु बीजाणु को हम क्या कह सकते हैं? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका कह सकते हैं। जो मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद जो है, मादा युग्मकोद्भिद जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मादा युग्मकोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका कौन हो जाएगी? सक्रिय गुरु बीजाणु, क्योंकि सक्रिय गुरु बीजाणु से ही किसका निर्माण होता है? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, सक्रिय गुरु बीजाणु की भी हमने बात की। जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो क्या हो जाएगा? अब आकार में कैसा हो जाएगा? बड़ा, यानी इसका आकार कैसा हो जाएगा? आकार इसका कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब अगर आकार बड़ा हो गया है तो इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा या केंद्रक द्रव्य, जो भी द्रव्य भरा होगा वो कैसा हो जाएगा? फैल जाएगा, जिससे इसमें क्या हो जाएगी? रिक्तिकाएं बन जाएगी। क्या हो जाएगी? रिक्तिकाएं बन जाएगी। अब ये रिक्तिकाएं क्या होगी? पास में आएगी, जिससे एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण होगा। क्या होगा? एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होगा। और अब इसमें क्या परिवर्तन होंगे? तो देखिए, इस जो गुरु बीजाणु जो है इसका जो केंद्रक है,
जो केंद्रक है उसमें क्या होगा, इस केंद्रक में 3 बार विभाजन होगा। क्या होगा, 3 बार विभाजन होगा, 3 बार विभाजन होगा। इस केंद्रक में 3 बार विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, केंद्रक अदर जो 8 केंद्रक है उनका निर्माण होता है। देखिए इसमें किस प्रकार से 3 केंद्रक का 3 बार विभाजन होगा, तो देखिए कि जो ये केंद्रक होता है उसमें एक बार पहले विभाजन से क्या होता है, 2 केंद्रक का निर्माण होता है। एक विभाजन से क्या होगा, 2 केंद्रक का निर्माण होगा। और ये दोनों जो केंद्रक होंगे वो क्या हो जाएंगे, आप जो दोनों केंद्रक होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ध्रुवों पर चले जाएंगे। एक केंद्रक इस ध्रुव पर और एक केंद्रक दूसरे ध्रुव पर, यानी विपरीत ध्रुवों पर ये चले जाएंगे। अब फिर से इनमें विभाजन होगा, इन दोनों केंद्रक में फिर से विभाजन से कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे, यानी कुल कितने केंद्रक हो गए, 4 केंद्रक हो गए। इन दोनों केंद्रकों में फिर से विभाजन से 2 केंद्रक और 2 ऊपर केंद्रक और 2 नीचे केंद्रक बनेंगे, जिससे कितने कुल केंद्रक हो जाएंगे, 4 केंद्रक बन जाएंगे। इन चारों केंद्रक में पुनः विभाजन से, इन चारों केंद्रक में पुनः विभाजन से कितने केंद्रक का निर्माण होगा, 8 केंद्रक का निर्माण होगा। कितने केंद्रक का निर्माण होगा, 8 केंद्रक, 4 ऊपर और 4 नीचे की तरफ, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ केंद्रक का निर्माण होगा। कितनी बार विभाजन हुआ, 1, 2 और 3 बार विभाजन हुआ, जिससे कुल एक केंद्रक से कितने केंद्रक बने, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कुल कितने बने, 8 केंद्रक बने। अब देखिएगा कि इनमें से एक केंद्रक ऊपर से और एक केंद्रक नीचे से, दोनों कहाँ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, यानी केंद्र के भाग में आ जाएंगे। और ये किसका निर्माण करेंगे, केंद्रीय कोशिका का निर्माण करेंगे। अगर ये दोनों बीच में आ गए तो अब कितने बचे, ऊपर कितने बचे, 3 केंद्रक और नीचे कितने बचे, 3 केंद्रक, और बीच में कितने आ गए, 2 केंद्रक आ गए। ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में कितने आ गए, 2 केंद्रक आ गए। अब देखिएगा कि ये जो तीनों केंद्रक है, जो ऊपर केंद्रक है उनमें क्या होगा, अब इनके चारों ओर क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। क्या होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। इनमें भी कोशिका भित्ति का निर्माण होगा और इनके चारों ओर भी एक कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। यानी कि हम ये कहें कि ऊपर जो तीनों केंद्रक है जिनसे कितनी कोशिकाएं बनेगी, 3 कोशिकाएं बनेगी, और नीचे भी 3 केंद्रक से 3 कोशिकाएं बनेगी, 3 कोशिकाएं बनेगी। जो ऊपर वाली 3 कोशिकाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, देखिए जो ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं, 3 केंद्रक से 3 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहेंगे, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। और बीच में 2 केंद्रक वाली एक कोशिका होती है, जिसे क्या कहा जाता है, 2 केंद्रक वाली एक कोशिका होती है जिसे केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका। और जो नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती है, जिसमें सबसे बड़ी या हम ये कह सकते हैं कि नाशपति आकार की जो कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है, अंड कोशिका, अंड कोशिका कहा जाता है। और इसके दोनों तरफ जो 2 कोशिकाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो इन दोनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। अब हमने देखा कि एक केंद्रक में 3 बार विभाजन हुए, जिससे कितने केंद्रकों का निर्माण हुआ, 8 केंद्रकों का निर्माण हुआ, जिसमें से 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं और उनके चारों ओर एक कोशिका भित्ति के निर्माण से केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। और ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं होती है जिसे प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं, तथा नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। इन तीनों को क्या कहेंगे, सम्मिलित रूप से इन तीनों को कहते हैं अंड समुच्चय। क्या कहेंगे, अंड समुच्चय। और जिसमें कितनी कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है। सबसे बीच में बड़ी जो कोशिका होती है उसे अंड कोशिका, और इनके दोनों तरफ जो कोशिकाएं होती है जिसे क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। अब हमने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर केंद्रक तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। केंद्रकों की अगर हम संख्या की बात करें तो केंद्रक कुल कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन कोशिका कितनी होगी, जो कोशिका होगी इसमें 7 ही होगी। कितनी होगी, 7। क्योंकि 7 किस प्रकार से होगी, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गई, और ये केवल एक ही कोशिका है जिसमें केंद्रक कितने हैं, 2 केंद्रक है। इसलिए कोशिका तो कितनी हो जाती है, 7, और केंद्रक कितने हो जाते हैं, 8। यानी हम इस संरचना को कह सकते हैं 8 केंद्रकीय 7 कोशिकीय अवस्था। क्या कहेंगे, 8 केंद्रकीय व 7 कोशिकीय अवस्था इसे कहा जाता है। तो आज हमने किसकी बात की, आज हमने भ्रूण कोश के बारे में पढ़ा। इसी के साथ आपका लेसन जो है यहाँ यहीं पर समाप्त होता है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।